नमस्कार दोस्तों। आज हम बात कर रहे हैं छापा चित्रण की। छापा चित्रण में चार मुख्यतः वो हैं प्रकार। नंबर 1 रिलीफ मेथड, नंबर 2 इंटेग्लियो, नंबर 3 प्लेनोग्राफी, नंबर 4 हम मान सकते हैं विस्कोसिटी। तो रिलीफ क्या होता है मैं बताऊं आपको। रिलीफ में हम क्या करते हैं, जब हमारी कोई ऑब्जेक्ट ब्लॉक को हम किसी टूल से, ये गोजिस या टूल से जब इसको कार्व करते हैं, खोदते हैं, खोदने के बाद जब हम रोलर से इंक लगाएंगे इस पे, रोलर से, ये ब्रेयर बोलते हैं जिसको, इसकी सहायता से हम इंक लगाएंगे, तो इंक लगाने के बाद नीचे वाला पोर्शन खाली रहेगा और ऊपर वाले पे इंक लग जाएगी। फिर हम जब उस पर पेपर रख के अपना प्रिंट लेंगे तो ऊपर वाली इंक ही आएगी पेपर पे। जो हमने खोदा था उसमें ना तो इंक गई है और ना ही उसके प्रिंट पे वो ब्लैक होगा, इंक नहीं जाएगी। तो ठीक है, तो ये एक तरह से रिवर्स प्रोसेस है। अगर हम राइटिंग में कुछ लिखते हैं, जैसे मैं ऐसे आर लिखूंगा, तो इसको जब मैं इसको छापूंगा कलर लगा के, तो तब ये आर ऐसा छपेगा। समझ गए? ऑफसेट प्रिंटिंग होती है ये। और इसमें रिलीफ मेथड में वुड कट, लिनो कट, मेटल कट, वुड एनग्रेविंग, रबर स्टैम्प और रिलीफ इचिंग, ये कुछ मुख्यतः हैं। लेकिन इसमें सबसे मुख्य जो थी ये है एक तो, और एक ये है। ठीक है, पढ़ेंगे हम इनके बारे में क्योंकि क्वेश्चन एग्जामिनर कहीं से पूछ सकता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, अब थोड़ा सा इंटेग्लियो में क्या क्या है वो भी चेक कर लेते हैं। इंटेग्लियो में ईचिंग, एनग्रेविंग, एक्वाटिंट, मेजोटिंट, ड्राई पॉइंट और कोलाग्राफी, ये है कुछ इसमें वो इंटेग्लियो की टेक्निक है। इंटेग्लियो की टेक्निक क्या होगी, जस्ट इसके अपोजिट। यहाँ पर इंक होगी इनके अंदर और हम पेपर रखेंगे, ये इंक यहाँ पर नहीं होगी, साफ हो जाएगी। इसको हम साफ कर लेते हैं, न्यूज़पेपर वगैरह से साफ कर लेते हैं। तो इंक कहाँ बची, यहाँ। ठीक है, अब पेपर को रखेंगे, जो गीला और नम पेपर है उसको रख के हम इसको प्रेस करेंगे, तो ये जो इंक है वो पेपर पर आ जाएगी। ठीक है, तो ये अपोजिट है इंटेग्लियो रिलीफ के। रिलीफ और इंटेग्लियो एक दूसरे के अपोजिट हैं। ठीक है, रिलीफ में हमारा जो पे खोदा है हमने वो नहीं छपता है, लेकिन इंटेग्लियो जो हमने खोदा है खाली वही छपेगा, बाकी नहीं छपेगा। ठीक है, इसमें एक तरह से कह सकते हैं रिलीफ में बैकग्राउंड जो है वो छपता है और हमारी इमेज या हमारा ऑब्जेक्ट जिस पे इंक नहीं गई है वो नहीं छपेगा। ठीक है, थोड़ा सा समझना। और प्लेनोग्राफी मेथड में लिथोग्राफी, स्क्रीन प्रिंटिंग और ऑफसेट ये अलग है। इसमें हम लिथोग्राफी में क्या खेल है, लिथोग्राफी में ऑयल और वाटर का खेल है। ठीक है, ये मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तब दिखाऊंगा आपको, समझाऊंगा। अभी हम बात कर रहे थे विस्कोसिटी की। चलो, फोर्थ हमारा विस्कोसिटी। विस्कोसिटी में क्या है, रिलीफ और इंटेग्लियो दोनों को मिक्स करके, हम मल्टी कलर प्रिंट लेते हैं। तो इसकी शुरुआत जो थी वो स्टेनले विलियम हाइटर ने की थी और ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कुछ समय तक बंद हो गई थी। उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ था, उसके बाद फिर चालू की थी। तो यहाँ पर हमारे कृष्णा रेड्डी, अपने इंडियन आर्टिस्ट कृष्णा रेड्डी ने भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, विस्कोसिटी प्रोसेस में। अब बात करते हैं हम फर्स्ट वाले की, रिलीफ की। रिलीफ समझ में आ गया है आपको? कहीं भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम रिलीफ की। तो रिलीफ में सबसे पहला हमारा वुड कट, जो सबसे आसान है, सबसे सिंपल और सबसे साधारण और सबसे पुराना माध्यम हमारा वुड कट है। 3 मोहरें मिलती हैं मेसोपोटामिया की, जो 3000 बिफोर सेंचुरी की हैं, 3000 ईसा पूर्व की हैं। ठीक है, मेसोपोटामिया की। तो लेकिन हम वहां से शुरुआत नहीं मानते हैं, क्योंकि छापा चित्रण में इंक जहां प्रयोग होगी वहां हम छापा चित्रण कह सकते हैं। ठीक है, इंक जहां प्रयोग होगी, तो मोहरों में कोई इंक का प्रयोग नहीं हुआ।
तो प्रिंटिंग की शुरुआत हम मान सकते हैं चीन से। चीन में 220 सन का उदाहरण है कपड़े पर, टेक्सटाइल डिजाइन है कपड़े पर चीन से। तो प्रिंटिंग की, वुड ब्लॉक प्रिंटिंग की शुरुआत कहाँ हुई? चीन से। इसी में चीन में ही हमें 10वीं शताब्दी का एक कलर्ड बुद्धा भी मिलता है, जिसमें 3 कलर हैं, रेड, ब्लू एंड ऑरेंज स्किन कलर। ठीक है, ये 3 कलरों का यहाँ पर प्रयोग किया गया है, जो कि 10वीं शताब्दी का है, बहुत पुराना है। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे बुक्स छपने शुरू हो गई। इसमें मूवेबल टाइप का आविष्कार नहीं हुआ था। मूवेबल टाइप का आविष्कार हुआ है 1440 में जर्मनी के गुटेनबर्ग ने। किसके? कहा हुआ? जर्मनी में। किसने किया? गुटेनबर्ग ने। इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, 1440 में गुटेनबर्ग ने मूवेबल टाइप का आविष्कार किया था, जिससे छपाई में क्रांति आ गई थी। ठीक है, प्रिंटिंग में क्रांति आ गई थी। तो इसके बाद जब इसने प्रेस खोली थी गुटेनबर्ग ने, तो 3600 पेज हर रोज छपने चालू हो गए थे। उससे पहले बहुत समय लगता था एक किताब को लिखने के लिए, कम से कम 20 दिन, 25 दिन, 50 दिन, 100 ऐसे टाइम लगता था। लेकिन यहाँ पर क्रांति से 3600 पेज पर डे निकलने चालू हो गए थे 1440 में। अच्छा, वुडकट को हम जाइलोग्राफी भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट है जाइलोग्राफी। लेकिन ये जो टर्म है जाइलोग्राफी, ये कहाँ यूज हुई है? ब्रिटेन में। ब्रिटेन में यूज हुई थी और बहुत कम यूज हुई है। ठीक है, ब्रिटेन में। तो इसमें प्रोसेस क्या है वुडकट प्रिंट लेने का, वो मैं बताता हूँ आपको। 3 प्रोसेस है, रबिंग, स्टैंपिंग और प्रिंटिंग इन प्रेस। तो हम डिस्कस करते हैं स्टैंपिंग और रबिंग। स्टैंपिंग में क्या होता है? जस्ट इसका उल्टा होता है। पेपर हमारा नीचे होगा, पेपर हमारा नीचे होगा और ऊपर से हम इस पे ब्लॉक लगाएंगे। ब्लॉक इस पे ऊपर रखेंगे। ठीक है, इसको प्रेस कर देंगे। ये टेबल पे रखा है हमारा। ठीक है, ये हमारा टेबल है, टेबल पे रखा हुआ है पेपर, और पेपर पे हम ये प्रिंट लेंगे। ओके, तो जब ये इसको प्रिंट लेंगे हम उल्टा, तो इस पे ऊपर हम हथौड़े से चोट भी करते हैं, ताकि हमारा प्रिंट जो इंक है वो अच्छे से लग जाए पेपर पे। ठीक है, ये हो गई हमारी स्टैंपिंग। अब बात करते हैं रबिंग की। रबिंग वही प्रोसेस है। रबिंग में क्या करते हैं? हम इसको रख के ब्लॉक को ऊपर पेपर रखते हैं, और इस पे एक और वर्ड है हमारा ब्रिनिशर। ये वर्ड आ गया हमारा ब्रिनिशर। ब्रिनिशर को ऐसे रगड़ते हैं, इस पे पेपर के ऊपर ब्रिनिशर रख के उसको अच्छे से रगड़ते हैं, ताकि हमारा रब करते हैं, ताकि हमारी इंक अच्छे से लग जाए, हमारा प्रिंट अच्छा आ जाए। ठीक है, तीसरा हमारा प्रोसेस है प्रिंटिंग इन प्रेस। ये प्रेस में प्रिंट की जाती है। अच्छा, इसमें एक और वर्ड आ गया हमारा चेरोस्क्वेरो। ये वर्ड जो है चेरोस्क्वेरो, ये लाइट एंड डार्क के लिए यूज किया जाता है। शेड, लाइट एंड डार्क की जब हम शेड देंगे तो चेरोस्क्वेरो का वर्ड यूज किया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम लिनोकट की। लिनोकट की अगर बात करें, जिसे लिनोलियम भी कहा जाता है, इसकी खोज 1860 में फ्लोर कवरिंग के लिए यूज की जाती थी। ये लिनो जो शीट होती थी, ये फ्लोर कवरिंग के लिए यूज की जाती थी 1860 में। लेकिन एक आर्टिस्ट था डाई ब्रूके। ठीक है, डाई ब्रूस्के भी बोल सकते हैं, डाई ब्रूके, जर्मनी में। इसने 1905 से 1913 के बीच लिनोकट पर प्रिंट लिए। लिनोकट पर क्या है इसमें खूबी? ये रबड़ की बनी होती है, रबड़, जिससे इसकी कार्विंग या इसकी खुदाई करना बहुत आसान होता है। लेकिन जहाँ इसका फायदा है वहाँ इसका नुकसान भी है। तो जैसे हम इसकी प्रिंट निकालेंगे, तो प्रिंट निकालते वक्त ध्यान रखना हमें कि प्रेशर कम देना है, प्रेशर कम देना है, और इससे हम ज्यादा प्रिंट नहीं निकाल सकते, बल्क में प्रिंटिंग नहीं कर सकते लिनोकट से। सीखने के लिए आप यूज कर सकते हो, लेकिन बल्क में जहाँ प्रिंट निकलते हैं वहां इसका प्रयोग नहीं करते। थर्ड है हमारा मेटल कट।
अब मेटल तो इंटेग्लियो से रिलेटेड होना चाहिए, लेकिन मेटल कट रिलीफ में कहां से आ गया? तो मैं बताता हूं आपको इसका जवाब। जर्मनी के कोलोग्ने एक शहर में इसकी शुरुआत हुई थी, जो कि सबसे बड़ा राज्य है, जर्मनी का क्षेत्र है सबसे बड़ा और चौथा सबसे विकसित है, फोर्थ नंबर पे ये शहर है कोलोग्ने, जहां पर इसकी शुरुआत हुई थी। इसकी दो तकनीक है, एक तो थिन मेटल प्लेट यूज करते हैं इसमें, बहुत पतली, ठीक है, और वुड की तरह, वुड कट की तरह इस पर प्रिंट लेते हैं, उसको खोदते हैं, फिर उस पर हम प्रिंट लेते हैं, इंक लगाते हैं और उस पर हम, ये हो गया एक। तो दूसरा है उस पर काम किया जाता है, ठीक है, उस पर काम किया जाता है, उस पर टेक्सचर दिए जाते हैं, ब्लैक एंड वाइट लाइन का यूज किया जाता है, कंट्रास्ट का यूज किया जाता है इसमें, और इसमें एक तरह से कह लो आप शेडिंग यूज की जाती है, शेडिंग का इफेक्ट लाने की कोशिश की जाती है इसमें। दो तकनीक हो गई मेटल कट की, ठीक है। अब हम बात करते हैं वुड एनग्रेविंग। अब बात करोगे आप एनग्रेविंग तो जी इंटेग्लियो में होना चाहिए, लेकिन वुड में भी एनग्रेविंग की है, कुछ कलाकार हैं हमारे जिन्होंने वुड में भी एनग्रेविंग की है। इसमें क्या करते हैं, वुड में थॉमस बेविक है ब्रिटेन में, जिसने इसकी शुरुआत की थी 18वीं शताब्दी के अंत में, और यहाँ पर सोसाइटी ऑफ वुड एनग्रेवर्स है, जो लंदन में हर साल वुड एनग्रेवर्स की एग्जीबिशन प्रदर्शनी लगाते हैं। तो वुड एनग्रेविंग का क्यों यूज करते हैं? शेडिंग प्राप्त करने के लिए। इसमें जो ये गड्ढे होते हैं ये फ्लैट ऐसे ना होके ये कुछ ऐसे होते हैं, ऐसे स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। और उसमें क्या है, यहाँ पर ज्यादा इंक लगेगी, यहाँ पर ज्यादा, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर ज्यादा, फिर थोड़ी कम, फिर बिल्कुल कम, ऐसे तो 2-3 स्टेप बनते हैं जिसमें ज्यादा से इंक कम की तरफ होती जाती है। इसमें रोलर भी कई तरह के यूज करते हैं हम, तो उससे क्या होता है, हम 2-3 तरह की शेड मिलती है, ठीक है। अब है बात करते हैं रिलीफ इचिंग की। इसमें जो एसिड से प्लेट पर कार्विंग करवाते हैं, सबसे पहले एसिड का प्रयोग करते हैं हम, गम अरेबिक वगैरह लगा के उस पे निडल से कार्विंग करके अरेबिक को हटा के एसिड में उसको डुबोते हैं, डुबोने के बाद फिर उसमें थोड़ी सी कार्विंग करवाते हैं एसिड से, ठीक है। फिर रोलर से प्लेट पर इंक लगाते हैं, फ्लैट रोलर से, उससे क्या होगा, इंक जो है वो ऊपर ऊपर लगेगी, नीचे नहीं लगेगी, या मेटल कट भी कह सकते हो उसको आप, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इचिंग करवा रहे हैं हम एसिड से रिलेटेड। इचिंग जहाँ आ गया वर्ड, वहां पर आपको केमिकल रिएक्शन दिखानी है, ठीक है, केमिकल रिएक्शन से ही इचिंग है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि रोलर से फिर प्लेट पर इंक लगाएंगे, इंक लगाने के बाद जो कार्विंग किया हुआ एरिया है एसिड से जिसने कार्व किया है, उस पर हम इंक नहीं जाएगी, और प्रिंट में ऊपर के जो रोलर ने इंक लगाई है वैसा ही प्रिंट आएगा, ठीक है। ये हो गया। अब थोड़ी सी मैं एडिशनल आपसे जानकारी शेयर करना चाहता हूं एनग्रेविंग और ईचिंग के मामले में। ये क्या है, डिस्कस तो हम अगली वीडियो में करेंगे, लेकिन ये है क्या एनग्रेविंग और ईचिंग, इसमें थोड़े से कंफ्यूजन भी होते हैं बच्चे। इसका प्रयोग हम गम अरेबिक, दोनों में गम अरेबिक वगैरह लगा के, रेजिन पाउडर ना, गम अरेबिक लगा के उसको प्लेट को तैयार करते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर इसको केमिकल रिएक्शन के लिए डिप कर दिया जाता है, जबकि यहाँ पर कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होती है, जबकि बुरिन टूल है पतली निडल, उससे कार्विंग की जाती है प्लेट पर, ठीक है। और ये जो है इसमें शारीरिक बल अधिक लगता है, क्योंकि इसमें हाथ से काम हो रहा है सारा, इसमें कम शारीरिक बल लगता है। ईचिंग में कम शारीरिक बल लगेगा क्योंकि केमिकल रिएक्शन करता है, केमिकल अपना काम करता है। दूसरा, ये जो है लार्ज मटेरियल के लिए ये ठीक है एनग्रेविंग, जब लार्ज में काम करना है, लार्ज में प्रिंटिंग करनी है, तो ये प्रिंटिंग ठीक है। और स्मॉल प्रोजेक्ट के लिए ये ठीक है। कॉपी तो इससे भी निकाल सकते हो आप ज्यादा, इससे भी, लेकिन जो बहुत बड़े उस पर हम
करना है तो लार्ज मटेरियल पर एनग्रेविंग करते हैं। जैसे मान लो एक कमरे की शीट है जितनी, तो उस पे हम एनग्रेविंग करना आसान रहेगा, इचिंग करना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि उसको डिप करना पड़ेगा हमें केमिकल में। ठीक है, ये हम मेटल, लकड़ी और प्लास्टिक, पत्थर हर जगह कर सकते हैं एनग्रेविंग यानी कि खुदाई। लेकिन ये खाली मेटल प्लेट पर ही होगी, याद रखना। इचिंग जो होगी वो मेटल प्लेट पर ही होगी। अगली वीडियो में हम, वेरी इंपॉर्टेंट है, इंटेग्लियो, इसमें हम इचिंग, एनग्रेविंग और एक्वाटिंट, मेजोटिंट, ड्राई पॉइंट और कोलाग्राफी ये सब करेंगे। उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट हैं। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट। धन्यवाद।